बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया और उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए ये कहा कि महंगाई की शरह में कमी हुई है और जब हमने हुकूमत संभाली थी उस वक्त हमें महंगाई की शरह मिली थी 5.8%। और इस वक्त जब उन्होंने ट्वीट किया है जनवरी के हवाले से, उन्होंने कहा 31 जनवरी को उन्होंने ये ट्वीट किया कि अब 5.7% है। यानी जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई ज़्यादा थी, आज महंगाई कम है। ये वज़ीर-ए-आज़म ने क्लेम किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस हुकूमत में महंगाई डबल डिजिट में गई है। कोविड-19 की वजह से, कुछ माशी पॉलिसियों की वजह से, कुछ माफियाज की वजह से, कुछ हुकूमत की गैर तजुर्बाकारी की वजह से, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं और उनकी वजह से महंगाई 13.3% तक मैक्सिमम पे गई है पाकिस्तान में, 10% से ऊपर भी रही है। लिहाजा, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी डबल डिजिट में जाती रही है, लेकिन अब महंगाई में कमी हुई है और इस पर असद उमर ने और इमरान खान साहब दोनों ने कहा है। साथ ही साथ एक और जो उन्होंने मईशत के बारे में ख़बर दी, जो अच्छी खबर है, उसमें उन्होंने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और साथ ही साथ उनकी टीम ने ये अनाउंस किया कि जो रवा माली साल है उसके पहले 7 महीनों में जो हमने टैक्स कलेक्शन की है या जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है पाकिस्तान में, वो अपने हदफ से आगे बढ़ गए हैं। यानी 31 जनवरी तक का जो हदफ था पाकिस्तान का पहले 7 महीनों में, वो हदफ था इकट्ठा करने का 25 खरब और 50 अरब। लेकिन पाकिस्तान ने कितने इकट्ठे किए हैं? पाकिस्तान ने इकट्ठे किए हैं 7 माह में 25 खरब और 70 अरब। नॉर्मली पाकिस्तान जो टारगेट रखता है उससे कम पैसे इकट्ठे कर सकता है, ये हमेशा होता है, हर हुकूमत के साथ होता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान एक टारगेट रखे और उस टारगेट से आगे बढ़ जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने 20 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए हैं रेवेन्यू कलेक्शन में। और ये पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं? ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनकम टैक्स के पैसे, इसमें भी इजाफा हुआ है। कस्टम्स के पैसे, बाहर से चीज़ें जो लोग मंगाते हैं उसके ऊपर जो कस्टम पे करते हैं, अगर आप शफाफ तरीके से कस्टम लें तो बहुत इजाफा होता है, उसमें इजाफा हुआ है। सेल टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है, जो लोग नहीं भरते थे अब भरना पड़ रहा है। और दीगर जो फीड हैं उन सब के अंदर जो इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान का मजमूई तौर पे 20 अरब अपने टारगेट से आगे बढ़ के पाकिस्तान ने अचीव किया है। अब अगर मैं गुज़िश्ता चंद सालों का डाटा आपके सामने रखूं तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है। साल 2007-8 में 10 खरब 8 अरब रुपए पाकिस्तान ने वसूल किया था रेवेन्यू कलेक्शन पूरे साल में। 2008-9 में 11 खरब 61 अरब, 2009-10 में 13 खरब 27 अरब, 2010-11 में 15 खरब 58 अरब और 2011-12 में 18 खरब, यानी ये बड़ा जंप लगा था 11-12 में 18 खरब और 82 अरब, जबकि 2012-13 में 19 खरब और 46 अरब रुपए इकट्ठा किया गया। 2013-14 के अंदर 22 खरब 54 अरब रुपए, फिर 2014-15 में 25 खरब 90 अरब रुपए, 2016 में 31 खरब, बड़ा अच्छा जंप था 2016 में 31 खरब और 12 अरब रुपए, जबकि 2017 में 33 खरब 67 अरब रुपए, 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो ये फिर एकदम बड़ा 38 खरब 43 अरब रुपए और 2019 में 38 खरब और 28 अरब रुपए। ये कम हो गया, लगातार बढ़ रहा था, 2019 में कम हुआ और 2020 में फिर बढ़ा 29 खरब और 89 यानी 99 अरब रुपए। और अब 2021 का जो पहला 7 महीने हैं उनमें पाकिस्तान ने 25 खरब और 70 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से जाता है तो उनका जो टारगेट है पूरे साल का वो 49 खरब और 63 अरब का है। पाकिस्तान पहली मरतबा 50 खरब का डिजिट जो है उसको छू सकता है जाकर। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए जो माशी टीम है वज़ीर-ए-आज़म की, ख़ुसूसन वो लोग जो FBR में काम कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, या जो लोग इमरान खान साहब की टीम के अंदर लोग मौजूद हैं, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अगर उन्होंने ये काम किया है तो। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसमें जो पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, ये वो चीज़ें हैं जो लगातार रेवेन्यू में इजाफा करती हैं। तो इनको अगर वो आम आदमी की पहुंच में पहुंचाएं और फिर अपने टैक्स कलेक्शन पूरी करें तो ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी होगी। अब एक और ख़बर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग नून से 210 अरब रुपए रिकवरी हुई है, ये हुकूमत ने दावा किया है, शहजाद अकबर ने।
210 अरब रुपए मुस्लिम लीग नून से रिकवरी हुई है। अब ये जमात जो है नून लीग, वो क्यों इतने गुस्से में है, क्यों उनके लोग जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, एहतजाज करते हैं? क्योंकि उनके जो करप्ट लोग हैं वही लोगों को निकालते हैं, पैसा खर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी हुकूमत को रोका जाए और एहतसाब को बंद किया जाए। मिसाल के तौर पे 36 रहनुमाओं का भी रिकॉर्ड उन्होंने सामने लाया जिनसे ज़मीनें वापस छीनी गई हैं। 210 अरब रुपए की रिकवरी है। और ये बंदे कौन कौन हैं इसमें ज़रा आप देखें। ये रियासती ज़मीनों और जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे किए हुए थे। जो चीदा लोग हैं 36 में से मैं बताऊँ, खुरम दस्तगीर साहब हैं, पेट्रोल पंप इन्होंने बनाया होता। आबिद शेरली साहब हैं, ज़मीन पर कब्जा सरकारी। दानियाल अजीज़, मियाँ जावेद लतीफ़, सैफुल मलूक खोखर या खोखर बरदरान और मीर बादशाह कैसरानी। ये मीर बादशाह कैसरानी जो है, ये आजकल इसको प्रोटेक्शन जो है वो उस्मान बुज़दार साहब ने दी हुई है। मैं कंफर्म आपको खबर दे रहा हूँ कि मीर बादशाह कैसरानी जो है ये अभी तक सरकारी अराज़ी पर काबिज़ है और ये अराज़ी उस्मान बुज़दार साहब के अपने इलाके के अंदर है। वहाँ के नौजवानों ने कई दफ़ा एहतजाज किया और उन नौजवानों ने मेरे साथ रब्ता करके मुझे ये बताया कि मीर बादशाह कैसरानी जो साबिक़ हुकूमत के साथ था वो अब उस्मान बुज़दार साहब का करीबी आदमी है और इनकी कोई ताल्लुकदारी है उनके साथ। इस वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और जो सरकारी ज़मीनें ज़रई ग्रेजुएट्स को, नौजवानों को मिली थी सरकार की जानिब से, वो उन पे काबिज़ होकर बैठे हैं मीर बादशाह कैसरानी। तो उस पर उस्मान बुज़दार साहब इनसे ज़मीनें खाली नहीं करवा रहे, करवानी चाहिए फौरी तौर पर, जैसे नून लीग के लोगों से करवाई हैं। तमीना दौलताना, मोहसिन शाहनवाज रांझा, जावेद हाशमी वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं। तो इनसे जो पैसा रिकवर हुआ है वो अरबों में है। तो फिर आप अंदाज़ा करें कि क्यों ये लोग गुस्से में हैं और गुस्सा जो है वो बड़ा जायज़ है। ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि गिरफ़्तार होने के बाद उनके बहुत सारे इश्यूज़ खुले हैं। एक इशू जो है वो उनका एक हाउसिंग सोसाइटी का है जो बड़ा खुल के सामने आया और पता चला कि वो तो बहुत सारे कब्ज़े किए हुए हैं और बहुत सारे मामलात वहाँ पे गैर कानूनी हैं और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और उसमें बहुत सारी ऐसी इलीगलिटीज़ हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर एक ऑपरेशन किया गया, पुलिस की भारी नफरी आई, 400 गाड़ियाँ आई जी जो कारपोरेशन की हैं और फिर उसके बाद उन्होंने इलाके को घेरे में लिया और फिर एक ऑपरेशन किया और कुछ कारकुन आए, नून लीग के नारेबाजी की, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है वो सरकार का था तो नून लीग के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये जो दफ्तर तोड़े गए हैं इनके अंदर 6 करोड़ और 32 लाख रुपया पड़ा हुआ था, हमें वो पैसे निकालने नहीं दिए गए। अब पहला सवाल उनसे ये पूछा जाएगा कि ये 6 करोड़ 32 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया, ज़रा उसका मनी ट्रेल दें तो वो एक नई मुसीबत खुल जाएगी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की भी इमारतें जो है वो मनहदम कर दी गई हैं। उससे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब बाज आने वाली नहीं है और हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि अब वो नून लीग को कम से कम नहीं छोड़ेगी। और जो उन्होंने अगर करप्शन की है किसी जगह पे या कोई प्लाजे पे कब्ज़ा किया हुआ है या कोई सरकारी इमारत पे कब्ज़ा किया हुआ है या वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है तो वो सारा कुछ उनसे वापस छीन लेंगे और इसका सिलसिला जारी है। ये इसको अब एक पॉलिटिकल चीज़ बनाने की कोशिश की जाएगी लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है। मेरी इसमें दोबारा ये गुजारिश है कि इसमें सिर्फ नून लीग पे अटैक ना किया जाए, बेशुमार और कब्ज़ा ग्रुप हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन सब के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जाए और सबके होश ठिकाने लगाए जाएं। तभी पाकिस्तान का ये 210 अरब है ये बढ़ के 1000 अरब तक पहुंच जाएगा अगर तो वाकई पाकिस्तान ने सही तरीके से इन सारे मामलात की रिकवरी की। तो एक और बड़ी अहम चीज़ जो अभी कही है बाबर एवान साहब ने, मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है और वो जो स्टेटमेंट है उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। वॉल्यूम 10 एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक नहीं खोला गया था। वॉल्यूम 10 मुस्लिम लीग नून की छेड़ भी बनाया कई लोगों ने, वो कहते रहे कि वॉल्यूम 10 खोल दें ना खोलें, PMLN नहीं चाहती कि इसको खोला जाए और उन्होंने कहा भी माजी में कि इसको क्या करना है खोल के। बहरहाल उसको जजेस ने भी बंद रखा लेकिन वॉल्यूम 10 भी खुलेगा इसका दावा किया है मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर एवान ने। उन्होंने कहा ये वॉल्यूम 10 अब खुलेगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हद से तजावज़ कर रही है। तनकीद अगर आप उनकी देखें तो वो अटैक कर रहे हैं इदारों के ऊपर भी, जजेस के ऊपर भी, फ़ौज के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो माजी में खुद वो उनका हिस्सा रहे हैं। बहरहाल तनकीद करना उनका हक़ है, वो अपनी तनकीद करते हैं। अगर जायज़ तनकीद है, उनके पास सबूत हैं तो लेकर आएँ और तनकीद करें, ज़रूर करें। लेकिन वॉल्यूम 10 जो है वो भी सबूतों का एक पुलंदा है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। वॉल्यूम 10 में क्या है इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा वीडियो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उसमें क्या है। मेरे कुछ सोर्सेज हैं, पता लगाते हैं फिर आपको बताते हैं। लेकिन वॉल्यूम 10 को खोलने की बात की है बाबर एवान साहब ने और सारे लोग चाहते हैं पता तो चले इसके अंदर है क्या। और दूसरी जानिब बाबर एवान साहब ने कहा है और दोबारा उन्होंने ये बताया कि जो जस्टिस रिटायर अजमत सईद साहब को लगाया गया है
कमीशन बनाकर उनको हटाने का अब कोई इरादा नहीं है। और PMLN की अब आपने देखा कि लंदन में भी हलचल है, यहाँ पाकिस्तान में भी हलचल है PMLN के अंदर जस्टिस अजमत सईद की वजह से। और वो वजह ये है कि उनको लगता है कि अगर ये सारा कुछ खुला तो इसके अंदर उनके अपने बहुत सारे मामलात खुल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लिया गया, सिर्फ ये कहा गया कि ब्रॉडशीट इसकी इंक्वायरी कमेटी और तहकीकात की जाए और पता लगवाया जाए। इसमें तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम आएंगे, कुछ साबिक फौजियों के नाम है उसके अंदर, उनके नाम आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आएंगे, सियासतदानों के नाम आएंगे, सहाफ़ियों के नाम आएंगे, मीडिया ओनर्स के नाम आएंगे। तो वो जस्टिस अजमत सईद तो सबके खिलाफ ये करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करें, और अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करेंगे तो उनकी बात को मानेगा कौन? सबसे पहले मैं आपके सामने बैठ के कहूँगा कि ये रिपोर्ट के अंदर बाकी लोगों को निकाल दिया गया, इन लोगों को फंसा दिया गया, तो ये गलत है। तो उनसे उम्मीद यह है कि वो इंसाफ के साथ करेंगे, और इसी डर से अभी तक अपोजिशन जो है वो उनको नहीं मान रही। अब मैं आपको बता देता हूँ कि करप्शन करने के तरीके कौन कौन से हैं जिनको इस हुकूमत को पकड़ना होगा। जब आप इक़्तिदार में आते हैं ना तो आपको क्या क्या मिलता है करप्शन करने के लिए। मैंने ये कुछ हमारे दोस्त हैं जो पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एक्चुअली ये सियासतदान या ये लोग कमाते कैसे हैं जो लोग करप्शन करते हैं। ये सबसे पहले तो ये करते हैं कि सरकारी इमलाक के ऊपर कब्जा करते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ चले जाएं हेड बल्लोकी में, लाहौर के नज़दीक एक इलाका है कसूर में, तो वहाँ सारी जो ज़मीनें ज़रई और बड़ी खूबसूरत, उनके ऊपर सारा कब्ज़ा जो है वो किया हुआ है सियासतदानों ने, और कुछ कब्ज़ा जो है रिटायर फौजियों ने भी किया हुआ है। तो इस तरह ये जो है वो सरकारी इमलाक पर कब्ज़ा, ये पहली चीज़ होती है जो वो करते हैं। फिर सरकारी वसाइल के ऊपर भी कब्ज़ा कर लेते हैं, यानी बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, सरकारी वसाइल, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो सरकारी वसाइल पे कब्ज़ा करते हैं और उससे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा, सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इनको इख्तियारात मिलते हैं उससे नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? अपनों को देते हैं, दूसरों से छीनते हैं, दो नंबरी करते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, उसके बहुत पैसे मिलते हैं, ये एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट। मनपसंद ट्रांसफ़र दे दें किसी को, फिर उससे पैसे ले लें। बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो बंदा उस वक्त पैसे नहीं दे सकता तो वो ट्रांसफ़र करवा लेता है, फिर वहाँ से रिश्वत लेता है, कमाता है और कमा के पैसे देता है और देता रहता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे होते हैं, नौकरियाँ देने के पैसे होते हैं पाकिस्तान में। हालांकि मैं शहबाज शरीफ की 100 चीज़ों में मुखालफत हो सकती है, लेकिन कुछ उन्होंने भर्तियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी की थी जिनमें सियासी मुदाखलत नहीं थी। और अभी इस हुकूमत में भी कुछ भर्तियाँ ऐसी जो है वो चल रही हैं बातें कि लोग सियासी मुदाखलत की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उसको डिग आउट करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ मेरिट के ऊपर काम ज़रूर किया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही तबाही फेर दी थी। लेकिन ये नौकरियां बिकती हैं पाकिस्तान में और इसके पैसे होते हैं, इसमें मेरिट की धज्जियां उड़ाते हैं और लोग करोड़ों रुपए अपनी जेबों में डालते हैं। रिश्वत ये बड़ा आम है पाकिस्तान में। सिफारिश ये भी एक 2 नंबरी है, करप्शन का एक तरीका है। और ठेकों में घपले और कमीशन, ये सबसे एक आसान तरीका होता है। यानी जो भी आदमी ठेकेदार है ना, मेरे 3-4 ठेकेदार दोस्त हैं, मुझे साफ कहते हैं सरकारी ठेका हम लेते हैं, मुझे पता होता है। मैंने कहा क्या पता होता है? मैंने कहा मुझे पता होता है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उनका नाम लेंगे ठेके मिलना बंद हो जाएंगे बेचारों को। वो कहते हैं हम 1 रुपया नहीं देना चाहते, लेकिन हमें सबको पता है कि एक ख़ास परसेंटेज जो नॉर्मली 20% होता है वो जाना ही जाना होता है। तो जब हम ना एस्टिमेट बना रहे होते हैं कि ये सड़क एक बननी है और ये 200 किलोमीटर लंबी है, तो ये 100 करोड़ की, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 करोड़ की बननी है, तो हम 80 करोड़ का एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। हमें पता है 20 तो चला जाना है, ऊपर से साफ साफ चले जाना है 20। उसके बाद, और ये 20 को कोई करप्शन नहीं समझता पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि इसके बाद और लेंगे तो ये ज्यादती है, 20 तो हमारा हक है। तो ये 20 ऊपर वाला निकल जाता है और इसी में से सारे अपना अपना हिस्सा निकालते हैं। उसके बाद उस 80 में से वो मुनाफा निकालता है अपना और फिर वो सड़क बनाता है। तो इस तरह पाकिस्तान में होता है। ये तरीके हैं जी कमाने के, जब कोई इक़्तिदार में आए तो। और ये तरीके ऐसा नहीं है कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में चलते रहे हैं, आज भी कुछ लोग चलाते हैं, हम उसको रिपोर्ट भी करते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ रिकवरियाँ हो रही हैं, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ ज़मीनें वापस ली जा रही हैं, वागुजार करवाई जा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले ये चीज़ें ऐसे होती हुई हमने नहीं देखी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है और ख्वाहिश ये है कि ये जितना भी अमल है ये सारा गैर जानिबदार होना चाहिए और सबके खिलाफ होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।